हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार हूँ। मैं बीआरएम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को समझेंगे। यह टॉपिक पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 के ऑनर्स विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो सामूहिक सुरक्षा की जो अवधारणा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करने और आक्रमण का निवारण करने के एक उपाय के रूप में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली का बहुत ही विशेष महत्व है। युद्ध को रोकना और आक्रामक राष्ट्रों से शांतिमय राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के द्वारा ही आज संभव हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने का संभवतः सबसे प्रभावशाली साधन सामूहिक सुरक्षा ही है। इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से एक होकर किसी संभावित आक्रमण का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। सामूहिक सुरक्षा की कार्यकारी व्यवस्था में सुरक्षा की समस्या किसी अकेले राष्ट्र की समस्या नहीं होती, बल्कि उन सभी राष्ट्रों की समस्या होती है जो इस व्यवस्था के अंतर्गत आपस में बंधे होते हैं। इसमें एक सबकी और सब एक को वाले सामान्य सामाजिक जीवन के सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतारना बताया गया है। इसलिए जहाँ किसी एक पर आक्रमण सभी पर आक्रमण करना माना गया है, वहीं एक दूसरे की रक्षा में सहयोग प्रत्येक राष्ट्र का उत्तरदायित्व समझा गया है। इस तरह से सामूहिक सुरक्षा के विचार में शक्ति संतुलन का मूल भाव भी विद्यमान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा के अभिप्राय हैं किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाए। किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं हो, वरन वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय हो। यदि एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से सभी राष्ट्र कार्यवाही करें और आक्रमणकारी के अलावा अन्य सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है। आगे हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा की जो अवधारणा है उसे कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक अवसर पर उतनी जबरदस्त शक्ति संचय करने की स्थिति में हो ताकि आक्रामक राष्ट्र या राष्ट्रों को आक्रमण करने का साहस ही न हो। दूसरा ये कि आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शक्ति जुटाने वाले राष्ट्रों के लिए सुरक्षा और आक्रमण संबंधी धारणाएं, मान्यताएं और नीति समान होनी चाहिए। तीसरा ये कि ऐसे सभी राष्ट्रों को अपने निजी और परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हितों को सामूहिक सुरक्षात्मक कार्रवाई के हित में गौण समझना चाहिए। और चौथा, सभी संबंधित राष्ट्रों को बना के रखना अपने हित में ही समझें। और पांचवा, ऐसे सभी राष्ट्र अपने परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों को सामूहिक सुरक्षात्मक कार्रवाई के हित में बलिदान करने को भी तत्पर रहें। क्योंकि सामूहिक सुरक्षा युद्ध को रोकने के माध्यम के रूप में कार्य करती है, इसीलिए ये माना जाता है कि उसके अंतर्गत इन सारी धारणाओं का रहना भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि शांति स्थापना के लिए सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए अपनी सशस्त्र सेनाएं, सहायता और अन्य सुविधाएं, जिनमें मार्ग अधिकार भी शामिल होंगे, सुरक्षा परिषद को सुपुर्द करेंगे। सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि सदस्य राष्ट्र सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए अपनी अपनी वायुसेना की टुकड़ियां भी उपलब्ध कराएंगे ताकि संकट के दिनों में संयुक्त राष्ट्र तुरंत सैनिक कार्रवाई कर सके। तो आगे हम यह देखें कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की सफलता की शर्तें क्या हैं। तो सामान्यतः सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को सफल बनाने के लिए 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला तो यह
कि आक्रमण के विरुद्ध प्रबल शक्ति संचय होना चाहिए, यानी कि सामूहिक सुरक्षा की पद्धति को आक्रमणकारी के विरुद्ध इतनी अधिक शक्ति संगठित कर लेनी चाहिए जिससे आक्रमणकारी को दोबारा आक्रमण करने का साहस ही नहीं हो। दूसरा, सुरक्षा संबंधी समान दृष्टिकोण होना चाहिए। सामूहिक सुरक्षा की सफलता के लिए सारे राष्ट्रों में सुरक्षा समस्या संबंधी समान दृष्टिकोण की आवश्यकता भी की पूर्ति भी संभव नहीं है। प्राय विश्व के प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्र हित के संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण रहता है। इसीलिए सामूहिक सुरक्षात्मक कार्यवाही के लिए सामूहिक नीति का भी होना आवश्यक है। इसके अभाव में किसी भी कार्यवाही का विचार अव्यवहारिक है। तीसरा, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की सफलता की तीसरी शर्त यह है कि राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय हित के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय शांति को मान्यता देनी चाहिए। यदि सारे राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों या स्वार्थों से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को प्राथमिकता देने लगे तो सामूहिक सुरक्षा क्या विश्व की और भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह पारस्परिक सहयोग और लाभ की भावना की मांग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा की जो सफलता है वो मुख्यतः उसके पास उपलब्ध जबरदस्त शक्ति पर ही आधारित हो सकती है, ताकि किसी भी राष्ट्र को होने वाले विरोध के कारण आक्रमण का साहस ही नहीं हो। इससे न केवल शांति बनी रहेगी बल्कि राष्ट्र शांतिपूर्ण साधनों से अपने विवादों का निपटारा कराने का प्रयास भी करेंगे। इस प्रकार यदि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली सफल हो जाती है तो सारी स्थिति छोटे और कमजोर राष्ट्रों के हित में होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज विश्व शांति की भावना सामूहिक सुरक्षा की सफलता पर ही आधारित है। सामूहिक सुरक्षा की सफलता से न केवल विश्व की समस्याएं समाप्त होंगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी एक नई दिशा मिलेगी। छोटे छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा तो होगी ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सार्थकता भी सिद्ध होगी। तो इस तरह आज हम लोगों ने सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को समझा। मैं अगली बार एक दूसरा टॉपिक लेकर फिर आप लोगों के सामने आऊँगा। धन्यवाद।